इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एग्जाम्पल नंबर 6.9, 6.10 और 6.11 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के एग्जाम्पल्स की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 6.9 देखते हैं। Two concentric circular coils, one of smaller radius r1 and the other of large radius r2, such that r1 is very less than r2, are placed coaxially with centers coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. ठीक है बच्चों, तो हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है टू कॉइल्स C1 एंड C2। C1 की रेडियस R1 और C2 की रेडियस R2 हमें गिवन है कि R1 इज़ वेरी लेस देन R2, मीन्स इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कॉइल 1 का वो कॉइल 2 के क्रॉस सेक्शन के एरिया में बहुत छोटा है, बहुत कम वैल्यू है इसकी। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर M12 M21 के इक्वल होगा। ये हमको पता है कि दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इक्वल होगा। M12 इज इक्वल टू M21। M12 क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2, और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर M12 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? क्योंकि इस कॉइल 2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B2 बना रहा है। ठीक है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस कॉइल की। अब ये जो B2 है वो इस कॉइल 1 के लिए यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि इसका एरिया काफ़ी कम है, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहती है। जो इससे मैग्नेटिक फील्ड पास होगी उसको हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो हमारे लिए फ्लक्स फाइंड करना ईजी रहेगा। फ्लक्स फाइंड कर लेंगे कॉइल 1 से लिंक्ड, तो फिर हम इस तरीके से M12 इजीली फाइंड कर लेंगे। M21 हमारे लिए इजी क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जब हम उसको देखेंगे इस कॉइल C2 के लिए, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, वैल्यू उसकी चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो M21 निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम M12 फाइंड कर लेंगे और वो M21 के इक्वल ही होता है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों हम फाइंड करते हैं पहले phi1। phi1 की वैल्यू होगी B2A1। phi1 इज इक्वल टू B2A1 क्यों लिया है बच्चों हमने? जब हम फ्लक्स लिंक्ड लेंगे इस कॉइल के लिए तो वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? इस कॉइल की होगी ना, इसलिए यहाँ पर B2। और हम जो फ्लक्स ले रहे हैं वो इसका ले रहे हैं कॉइल 1 का, इसलिए यहाँ एरिया 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम B2 की वैल्यू रख देते हैं। B2 इज इक्वल टू μ0 I2 अपॉन 2R2, और यहाँ एरिया इस कॉइल 1 का ये पाई R1 स्क्वायर। यहाँ B2 निकाला है ना हमने, इसलिए μ0 I2 लिया हुआ है, क्योंकि ये B2 किसकी वजह से है? जो I2 करंट फ्लो हो रहा है कॉइल 2 में उसकी वजह से, इसलिए यहाँ पर हम I2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास phi1 की वैल्यू आ गई है। अब हम फाइंड कर लेते हैं M12। M12 मीन्स phi1 अपॉन I2। जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते हैं कॉइल 1 का, तो हम करंट लेते हैं कॉइल 2 में फ्लो होने वाला। ठीक है, तो इसलिए M12 की वैल्यू phi1 अपॉन I2 हो जाएगी। तो अब यहाँ phi1 की वैल्यू रख देते हैं। phi1 क्या है? μ0 I2 अपॉन 2R2, और यहाँ पाई R1 स्क्वायर। ये तो हमने phi1 की वैल्यू रख ली है। अब यहाँ अपॉन में ये और आ जाएगा यहाँ I2। तो अब I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? μ0 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R। ये हमारे पास M12 की वैल्यू आ गई। M12 की वैल्यू बच्चों इक्वल होगी M21 के। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1। तो ये अब हमारे पास आ गया μ0 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2।
इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया और आपको ये भी समझ आ गया कि हमने M12 फाइंड किया, M21 क्यों फाइंड नहीं किया है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.10। एग्जाम्पल 6.10 A part, obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of the solenoid। बच्चों यहाँ पर हमें सोलेनॉइड में स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को B, A और L की टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, बी पार्ट में क्या करना है, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। फिर ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है इसे हमें कंपेयर करना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर से। ठीक है, जो कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके साथ हमें इस मैग्नेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल और इन अ सोलेनॉइड, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है UB इज इक्वल टू हाफ LI²। अब यहाँ पर L तो है सेल्फ इंडक्टेंस और I है करंट। हमको ये फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ B, A, L, इनकी टर्म में फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और लेंथ की टर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर L की वैल्यू रख देते हैं μ0 n² AL और हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं I की B/μ0 n। हमको यहाँ पर पता है कि किसी कॉइल के लिए B इज इक्वल टू μ0 NI होता है, वहाँ से हमने I की वैल्यू निकाल ली। और ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है किसी भी कॉइल के लिए μ0 n² AL। तो ये दोनों वैल्यूज़ रख देंगे हम। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक एनर्जी का, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, ये फिर हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और लेंथ। तो हम रख देते हैं वैल्यू हाफ, L की वैल्यू हमने रख दी μn² AL और यहाँ I का स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा B²/μ0² n²। ठीक, ये हमने स्क्वायर कर दिया I की वैल्यू का। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n² है, इससे ये n² कैंसिल हो गया और यहाँ μ0 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाता है B²/2μ0 ये आ गया और इनटू ये AL, ये हमने अलग लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। ये तो A पार्ट हो गया बच्चों। अब B पार्ट में बच्चों हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल को कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर से। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसके लिए फॉर्मूला ले लेते हैं हम। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, UE लिख लेंगे अब हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है तो हाफ CV² फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम C की वैल्यू रख देंगे A/0/d। बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये वैल्यू रख रहे हैं और V की वैल्यू हम रख देंगे E/d। तो हमारे पास UE की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, C के लिए आ गया ये A/0/d और यहाँ V² है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं E²d²। अब इसी तरह से यहाँ पर ये D से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/2ε0 E² और साथ में ये इधर हमारे पास A और D और बच जाते हैं, ये UE की वैल्यू आ गई। तो बच्चों इसको अगर हम मान ले इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान ले हम इक्वेशन नंबर 2, तो हम इन दोनों से ये देख सकते हैं कि दोनों ही एनर्जीज जो हैं वो मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि UB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² एंड UE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E²। ठीक है, ये दोनों ही
ऐसे फील्ड के स्क्वायर पर डिपेंड कर। बच्चों इन दोनों ही एनर्जीज के रिलेशंस जो हैं इनसे हम एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो उसको हम लिख लेते हैं कि UB/AL। इसको ही हम एनर्जी डेंसिटी ऐसे स्मॉल लेटर UB लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा B²/2μ0। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के लिए रिलेशन आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर भी एनर्जी डेंसिटी के लिए रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा UE = 12ε0 E²। ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया है, एरिया इनटू जो डिस्टेंस है पैरेलल प्लेट के बीच की उससे डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी। ये दोनों ही फॉर्मूले स्पेशल केसेस के लिए लिए हुए हैं हमने लिया हुआ है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। लेकिन ये किसी भी जनरल केस के लिए वैलिड हैं। ठीक है, तो किसी भी केस में ये दोनों फॉर्मूले वैलिड रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 6.11। एग्जाम्पल 6.11, Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 100 turns coil of area 0.10 मीटर स्क्वायर। बच्चों कमला एक स्टेशनरी साइकिल जो उसको चला रही है और इसके जो पेडल्स हैं साइकिल के वो अटैच्ड हैं एक 100 टर्न वाली कॉइल के, जिसका एरिया है 0.10 मीटर स्क्वायर। The coil rotates at half revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil। ये जो कॉइल है बच्चों, ये जब पैडलिंग के साथ साथ रोटेट कर रही है कॉइल भी, तो ये 1 सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है फ्रीक्वेंसी की कि पर सेकेंड कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। और इस कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.01 टेस्ला में रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी इमेज, उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कॉइल को रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में। बच्चों ये एक तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, एनर्जी का सोर्स बनाया हुआ है कि जैसे साइकिल के व्हील घूमेंगे तो यहाँ पर एनर्जी डेवलप होगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो कॉइल रोटेट होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, मीन्स यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमें उस मैक्सिमम वोल्टेज को बताना है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को बताना है जो जनरेट होगी कॉइल में। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका। बच्चों एग्जाम्पल 6.11 में हमें जो वैल्यूज गिवन है उनको नोट कर लेते हैं। हमें नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर गिवन है 100, एरिया यहाँ पर हमें गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 टेस्ला की, और यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 0.5 हर्ट्ज। हमें ये गिवन है ना हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो हाफ रिवॉल्यूशन को हमने 0.5 ये लिख दिया फ्रीक्वेंसी को। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, मतलब हमें यहाँ पर ईएमएफ फाइंड करना है। तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E0 = NBA इसको हम लिख सकते हैं NBA और यहाँ पर 2π न्यू रख सकते हैं। ठीक है ना, ये ओमेगा 2π न्यू के इक्वल होता है। एंगुलर वेलोसिटी है ये, जिससे कॉइल रोटेट कर रही है वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो 2π न्यू के इक्वल होती है। अब यहाँ हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। N है हमारे पास 100, B है हमारे पास 0.01, A की वैल्यू है 0.1 और उसके बाद ये 2π, तो इंटू 2π को हम रख ले रहे हैं 3.14 और न्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.5। बहुत इजी सी कैलकुलेशन है बच्चों। ये 2 जो है ये 0.5 के साथ ये 1 हो जाएगा, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा। तो अब बस क्या बचता है हमारे पास, 0.1 की मल्टीप्लाई 3.14 में, तो ये आ जाएगा 0.314
वोल्ट। ये ई नॉट की वैल्यू आ गई कि इतना ईएमएफ यहाँ पर डेवलप होगा। तो बच्चों मैक्सिमम वोल्टेज जो जनरेट हो रही है यहाँ पर वो 0.314 वोल्ट ये जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल नंबर 6.9, 10, 11। आई होप कि आपको ये तीनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।